अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्ड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का डिस्कस करना। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कार्ड क्लासिफिकेशन रिग्रेशन प्रॉब्लम का डिस्कस किया। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये वाला डाटा सेट पे हमने जो डाटा सेट है यानी कि रिग्रेशन प्रॉब्लम वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो आप लोगों ये वाला लेक्चर लाजमी देखिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि ये इससे डिफरेंट है। रिग्रेशन प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम से डिफरेंट है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू को किस तरीके से डील करना, तो इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया। ठीक हो गया, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके ये वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का डिस्कस करें, बट ये रिग्रेशन प्रॉब्लम वाले लेक्चर को देखने से पहले आपको आज का लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि आज का लेक्चर का कॉन्सेप्ट उसके अंदर यूज होगा। तो आज आप लोगों ने ये समझ लिया, क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम रिग्रेशन प्रॉब्लम से इजी होती है। तो ये समझ लीजिएगा, समझ आ जाएगी आपको। तो यही इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिग्रेशन प्रॉब्लम में यूज होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डाटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास जीपीए सीजीपीए दिया गया है, इंटरेक्टिव का है, एक फीचर प्रैक्टिकल नॉलेज का है, कॉमन स्किल्स का है, एंड जॉब स्किल्स जॉब ऑफर्स का। हमारे पास टारगेट कॉलम क्या है, जॉब ऑफर। वही चीज़ है, मैं इसको आपको पिछले लेक्चर्स के साथ ही रिलेट करके लेके चलूंगा, जिस तरीके से हमने ID3 एल्गोरिथम के क्लासिफिकेशन रिग्रेशन को कवर किया था। तो हम वही चीज़ इसमें हम कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन निकाल रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन एंट्रोपी वगैरह निकाल रहे होते हैं, और इन्फॉर्मेशन गेन जिसका मैक्सिमम होता था उसकी वजह से हम डिसीजन ले रहे होते हैं। बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जिस तरीके से ID3 एल्गोरिथम के अंदर इन्फॉर्मेशन गेन निकाल रहे थे, उधर हम एंट्रोपी के लिए जो फार्मूला यूज कर रहे थे वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ आई लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ आई टू द बेस 2। एंट्रोपी का फार्मूला होता है वो है, ठीक हो गया। बट रिग्रेशन प्रॉब्लम की जब हम बात कर रहे थे ID3 एल्गोरिथम के, उसके अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर रहे थे, तो उसको हम एज अ एंट्रोपी कह रहे थे कि एंट्रोपी का फार्मूला चेंज हो गया। ठीक होगा, आपकी सिंपलिसिटी के लिए। इसी तरीके से आज हम क्या करेंगे, हम वही इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी निकालेंगे, बट क्या होगा कि एंट्रोपी का जो फार्मूला होगा ना वो जीनी इंडेक्स से रिप्लेस हो गया। यानी कि जहां पे हम एंट्रोपी लिख रहे होते थे वहां पे हम जीनी इंडेक्स कंप्यूट कर रहे होंगे। ठीक हो गया, जीनी इंडेक्स वाला फार्मूला यूज कर रहे होंगे। तो उसका फार्मूला क्या आता है उस चीज को देखेंगे, और चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना था कि वही इन्फॉर्मेशन गेन में क्या आता था कि इन्फॉर्मेशन गेन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम निकालते थे पेरेंट, हमारे पास जो फीचर होता है उसका हम एंट्रोपी कंप्यूट करते थे, और फिर क्या कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन गेन जिस चाइल्ड का निकाल रहे थे उसके अकॉर्डिंग, यानी कि होता था कि पेरेंट में से उसकी एंट्रोपी माइनस कर देते थे हम एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड। ठीक हो गया, तो वही सीन यहाँ पे हमने करना है। तो सबसे हमारा जो जॉब ऑफर है ना, ये हमारा है टारगेट कॉलम। तो हमने सबसे पहले जीनी इंडेक्स इसका कंप्यूट कर लिया। टारगेट कॉलम का जीनी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जीनी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस समेशन आई से लेकर m तक प्रोबेबिलिटी ऑफ आई का स्केयर। ठीक हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, यानी कि अब ये समेशन की वैल्यूज का कहां से पता लगेगा कितनी समेशन आएंगी, वो हमारे पास हमेशा टारगेट वेरिएबल बताता है, जिस तरीके से मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया। टारगेट वेरिएबल में आप देखें तो आपके पास दो तरह की वैल्यूज यूज हो रही है, एक हो रही है यस और एक हो रही है नो। ठीक हो गया, यही बार रिपीट हो रही है। तो आपके पास दो वैल्यूज है, यस और नो, यानी कि आपके पास समेशन में कितनी टर्म्स आएंगी, दो टर्म्स आएंगी, एक टर्म होगी यस की और एक होगी नो की। ठीक हो गया, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी है, तो यानी कि एक होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। ओके हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो आपने देख लेना कि टोटल हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज है। तो 10 में से कितने में यस आ रहा है, तो यस की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से आ गई, टोटल 10 रोज है, 10 में से कितनी बार यस आ रहा है, तो यस आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हो जाएगा 7/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या होगा, टोटल 10 रोज थी ना, तो 3 हमारे पास नो थे, तो 3/10 हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी नो की। तो वही हमने फॉर्मूला जीनी इंडेक्स के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, वो ये है कि जारी बात है कि समेशन के बाहर था माइनस साइन, तो जब आप वैल्यूज लिखेंगे और तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस को माइनस कर देगा। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यानी कि इस तरीके से प्लस, और यहाँ पे एक होल ब्रैकेट आप डाल लें इस तरीके से। ठीक हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ यस आ गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नो आ गया। उनका स्केयर था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का स्केयर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का स्केयर, और होल के जो वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देना 1 से। तो आपके पास जो जीनी इंडेक्स आ गया टारगेट कॉलम का, वो आ गया 0.42। ठीक होगा, तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है बाकी इनपुट वेरिएबल्स का। तो इनपुट वेरिएबल आपके पास क्या है, सबसे पहले हम सीजीपी को देख लेते हैं। बट इसके अंदर क्या होता था कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है,
वो आपने देखनी है, क्योंकि ID3 एल्गोरिथम के अंदर जो सीन हो रहा था, जो हम इंफॉर्मेशन गेन निकाल रहे थे कैटेगोरिकल डाटा का, तो उसमें होता था कि भाईजान CGPA का निकाल रहे हैं, तो CGPA में हमने देखा कि किस तरह की वैल्यूज है, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है और एक लेस देन 8 है। 3 तरह की वैल्यूज है। तो इस चीज को ना आप डिस्कार्ड कर दें, ये वाला ना आपने नहीं करना, क्योंकि ये आप लोगों को बता तो दूंगा, ये आप लोगों की कम्प्लेक्सिटी और टाइम भी जाया होगा, तो ये आपने डिस्कार्ड, ये जो चीज लिखी ना इसको छोड़ देना। ये वैसे बता रहा है कि मतलब कि CGPA में हमारे पास 3 तरह की CGPA है, उसमें से यस कितने बार आ रहा है, नो कितने बार आ रहा है, वो हम इसी डाटा सेट को लेकर चलेंगे, ठीक होगा। तो हमारे पास 3 तरह की होती थी, यानी कि GPA का था, और हम कहते थे कितने टाइप की है, 3 तरह की है, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और हम कहते थे ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और एक है लेस देन इक्वल टू 8। तो फिर हम उनका वेट निकाल लेते थे और कर लेते। बट यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि कार्ट एल्गोरिथम आपने याद रखना हमेशा, जो इसका जो ट्री होता है ना वो हमारा बाइनरी ट्री होता है, यानी कि उसके 2 चाइल्ड बनते हैं, 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। लाइक इसके अंदर देखें तो 1 2 3 बन रहा है, तो ये वाला सिनेरियो नहीं होता इसमें। इसमें क्या होता है कि आपके 2 चाइल्ड बनते हैं, ठीक है, हमेशा 2 चाइल्ड बनेंगे। तो हम क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है सबसेट का, जो इसको डिफरेंट बनाता है ID3 एल्गोरिथम से। सबसेट क्या हो गया, आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज है, आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 9 वाली है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन इक्वल टू 8। 3 तरह के आपके पास क्या है वैल्यूज है। इस चीज को आप छोड़ दें, ये देखेंगे 3 तरह की आपके पास वैल्यू है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, लेस देन 8। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने इनके सबसेट बना लेने हैं। तो ये टोटल 3 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, यानी कि आपके पास टोटल 8 सबसेट बनेंगे। एक होगा एम्प्टी, फिर सारे इंडिविजुअल आ जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया, लेस देन 8 आ गया, सॉरी यहाँ पे ना लेस देन का साइन आना था, ठीक होगा, लेस देन 8, ठीक होगा, लेस देन आ गया। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन बनते थे। कॉम्बिनेशन क्या होगा कि आप बना सकते हैं कि जो अगला सबसेट बनेगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9 का और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का, आपने एक सबसेट बना लिया। दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और लेस देन 8 का, आपने यहाँ पे ये ग्रेटर देन साइन गलती से आगे, लेस देन 8 का आपने सबसेट बना लिया। दूसरा आपका बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन इक्वल टू 8 का, यहाँ पे भी साइन गलत है, ठीक हो गया। और फिर आपके बाद थर्ड जो लास्ट वन होता था उसके अंदर तीनों वैल्यूज आ जाती थी, यहाँ पे भी लेस देन आना, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंगल वैल्यूज, सिंगल सेट, ऐसे मतलब के सेट जिनके अंदर सिंगल वैल्यूज है, एम्प्टी सेट, और ऐसे मतलब के सेट जिनके अंदर 2 से ज्यादा वैल्यू है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपने 2 वैल्यूज वाले सेट्स को रखना है। तो हमारे पास एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, बाकी जितने भी हैं उन सबको डिस्कार्ड कर देना, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 सबसेट है। एक ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, दूसरा कॉमा लेस देन 8, तीसरा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन 8 का, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन तीनों की बेस पे हमने अपने डाटा को स्प्लिट करके मतलब के सबसेट बनाने फर्दर, और उसका हमने इंफॉर्मेशन गेन निकालना तीनों का निकालने के बाद उसके बाद हमने देखना कि किस सबसेट का इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा है, उस सबसेट को हमने वो हमारा उस कॉलम का फाइनल आंसर होगा, ठीक होगा। तो उस चीज को देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी थी। एक तो था ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो हम सबसेट बना लेते हैं, यानी कि एक वैल्यू तो होगी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास कितनी थी टोटल, 3 तरह की वैल्यू थी CGPA के अंदर, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, लेस देन 8, ठीक हो गया। 3 तरह की वैल्यूज थी, इनको आपने छोड़ देना, ठीक हो गया। 3 तरह की वैल्यूज थी। 3 तरह की वैल्यूज का मतलब ये कि अब आपने ना सबसेट देखा कि आपका था ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो आपने एक तो ये आपका हो जाएगा, ये हमने क्या कि ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन 8, ठीक हो गया। इसका मतलब ये कि आपके 2 सबसेट बने, यानी कि दो सबसेट बनेंगे, यानी कि हमने अगर रखा है कि अगर हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट हमारा हुआ है किसकी बेस पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया कि हमने कर लिया कि वो वाली रोज जिनके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 GPA था, वो वाली हमने डाटा सेट अलग कर दिया, और जिनके अंदर लेस देन 8 था, वो वाला डाटा सेट हमने अलग कर लिया। तो अगर हम देखें तो लेस देन वाला है ये वाली रो और ये वाली रो,
यानी कि ये दो रो आपके पास राइट सबसेट के अंदर राइट साइड पे चली गई हैं, और जो रिमेनिंग है ना वो आपका दूसरा डाटा सेट बन गया। अब आपने इसकी बेस पे अलग अलग दोनों को कंप्यूट कर लेना, यानी कि सबसे पहले तो आप इसको आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। हम ये जो स्प्लिट हुआ ना, तो इसकी बेस पे आपके पास एक लेफ्ट बनेगा, एक राइट बनेगा, लेफ्ट सबसेट बनेगा और एक राइट सबसेट बनेगा। तो लेफ्ट सबसेट के अंदर हमारे पास वो वाली रोज आ गई जिनके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 CGPA था, ठीक हो गया। तो वो टोटल रोज कितनी है हमारे पास, 8 रोज है। तो हमारा वेट क्या होगा, इसका वेट होगा हमारे पास WL से आप डिनोट करते हैं तो वेट हो जाएगा हमारे पास 8/10। टोटल रोज हमारे पास कितनी थी डाटा सेट के अंदर थी 10, और उसमें से 8 रोज हमारे पास लेफ्ट साइड पे आई है। तो हमारे पास वो हो गया कि टोटल आउटकम ऊपर आ जाता है नॉमिनेटर के अंदर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो यानी कि 8/10 आ गया वेट। और राइट वाले सब ट्री का जो राइट साइड पे हमारे पास सबसेट है उसके अंदर हमारे पास 2 रोज आई हैं लेस देन 8 में, तो 2/10 उसका वेट आ गया, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने दो डाटा सेट बन गया। एक डाटा सेट है हमारे पास लेस देन 8 का, और एक डाटा सेट है ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 की बेस पे, CGPA की बेस पे, ठीक होगा। आपने दोनों सबसेट का आपने जिन इंडेक्स कंप्यूट करना है, ठीक हो गया। तो जिन इंडेक्स आप कंप्यूट करेंगे, अभी हम CGPA की बेस पे कर रहे हैं, तो आपने क्या करना होता है कि ये वाले जो बाकी कॉलम है ना उनको आपने इग्नोर करना होता है। बाकी जितने भी कॉलम है ना उनको आपने इग्नोर करना। आपके डाटा सेट में क्या आएगा, CGPA और ये वाला जॉब ऑफर वाला कॉलम आ जाएगा, क्योंकि अभी हम ये इस कॉलम को कंप्यूट कर रहे हैं, ओके हो गया। तो आपने जिन इंडेक्स कंप्यूट करना है, क्या आपके पास एक क्या है डाटा सेट है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का, और एक डाटा सेट था लेस देन 8 का। तो जिन इंडेक्स में क्या हुआ, जिन इंडेक्स में आपके पास आपने जो इसका देखते हैं पहले लेस देन 8 का, लेस देन 8 का देखते हैं। लेस देन 8 में आपने क्या करना है कि आपने आपके पास कौन से कॉलम है, एक CGPA होगा और एक आपके पास टारगेट, ये होगा हमेशा इस तरह, बाकी आपने कॉलम्स को इग्नोर करना। तो आपने देखा कि भाईजान टारगेट कॉलम में आपके पास क्या वैल्यूज है, लेस देन इक्वल टू 8 में 9 आ रहा है, दोनों में 9 आ रहा है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 आपके पास हो जाएगी 2/2, क्योंकि आपके पास राइट डाटा सेट के अंदर 2 रोज थी, ठीक हो गया। तो 2/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस यानी कि 0 होगा, क्योंकि कोई यस वैल्यू आई नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हमारे पास हो जाएगा 0/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हो जाएगा 2/2। तो उनका स्क्वायर लिया और 1 में से माइनस कर दिया, दोनों सम करके 1 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इस वाले डाटा सेट की, जिसके अंदर कौन सी रोज थी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वाली वैल्यू थी, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या है। तो आप देखेंगे, मैं ना कलर चेंज कर लेता हूं, ये रेड वाला। तो आपके पास यानी कि ये रो निकाल दे तो जो बाकी डाटा सेट वो था, तो यानी कि टोटल 8 रोज है। तो 8 में से आपने देखना कितने में यस है कितने में नो है। तो आप देखें को हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 यस आ रहे हैं, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस मेरी होगी 7/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हो जाएगी 1/8। तो मैंने फॉर्मूला के अंदर पुट किया, तो ये देखेंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ यस है 7/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो है मेरे 1/8। स्केल लिया, जो सम करके 1 में से माइनस किया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, वेटेड जीनी इंडेक्स कंप्यूट कर लेना है। तो वेटेड जीनी इंडेक्स क्या आएगा कि ये जो डाटा सेट था इसका वेट हमारे पास क्या था, इसका वेट था 8/10, और ये जो डाटा सेट था इसके अंदर हमारे पास वेट था 2/10, क्योंकि 2 रोज थी ना इसके अंदर, 2 9 वाली 2 लेस देन 8 के डाटा सेट के अंदर हमारे पास 2 रोज आ रही थी, ठीक होगा। तो हमने वही किया कि 2/10 मल्टीप्लाई कर दिया 0 प्लस 8/10 मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 0.2194, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया ये 0.17552, ओके हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास आंसर आ गया, तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन निकालें। इंफॉर्मेशन गेन क्या होगा इसका, इंफॉर्मेशन गेन होगा भाईजान आपके पास क्या कहते हैं कि अभी हमने जो टारगेट कॉलम का निकाला था वो था 0.42, तो यहाँ पे आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन गेन आएगा इसका वो आएगा 0.42 माइनस 0.175, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.42 माइनस 0.175 विच इज इक्वल टू 0.245।
तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन गेन आ गया यहाँ से। ठीक हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि आप ये वाला वर्किंग किए बगैर, कंप्यूटेशन किए बगैर आप अपना टाइम बचा सकते हैं। वो किस तरीके से आप वेरिएंस के बेस पे भी कर सकते हैं। तो वो मैं क्योंकि ये वाला जो सोल्यूशन है ना, ये पूरा वेरिएंस के बेस पे मतलब सॉल्व किया हुआ, इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मतलब टाइम बच सकता है वो किया। बट मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा, तो इसलिए आपने घबराना नहीं। ठीक होगा। तो अब हमारे पास जो ये तो था एक सबसेट का, तो अगर आपने देखा हो कि एक तो हमारे पास यानी कि ये वाला तो हमारे पास हो गया। अब हमने इसकी बेस पे कंप्यूट करना है, फिर इसकी बेस पे कंप्यूट करेंगे। तो वो देख लेते हैं कि अब हमारे पास जो कंप्यूटेशन में होगी उसमें ये होगा कि हम कर लेते हैं कि भाईजान जो स्प्लिट कर रहे हैं वो है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन 8 का हमारे पास एक डाटा सेट बनेगा। यानी कि लेफ्ट साइड पे हम ये वाली वैल्यूज डाल देते हैं और राइट साइड पर राइट सब ट्री के अंदर हमारे पास क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वाली रोज आ देंगी। तो उसकी बेस पे हमने ओरिजिनल डाटा सेट को इसको ना डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि बाबा ना आना पड़े। ओरिजिनल डाटा सेट को हमने देख लिया, इसमें था ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन 8 वाली रोज को हमने अलग कर लेना। तो हमारे पास कौन सी रोज बनेगी, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वाले निकाल लेता हूं। तो एक रो ये है, एक ये है, यानी कि ये है, ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एक ये है और एक ये है। यानी कि हमारे जो राइट साइड पे जो डाटा सेट होगा उसके अंदर ये जो मैंने अभी रोज हाईलाइट किए ये आ देंगे, और इसके अलावा जितनी भी रोज रह गई हैं वो सारी की सारी मेरे लेफ्ट सब ट्री के अंदर आ देगी। ठीक हो गया। तो अब हमने इसकी बेस पे कंप्यूटेशन वही करनी है जिस तरीके से अभी मैंने आपको वर्किंग करके दिखाई है। ये मैं दोबारा करके आपको दिखा देता वर्किंग, ताकि आप लोगों को ये वाला एक चीज आप लोगों के ज़हन में बैठ जाएगी करने किस तरीके से है। ठीक हो गया। तो फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ओके हो गया। तो यहाँ ये तो पिछला वाला डाटा सेट था, तो उससे बाद हमने स्टार्ट की इसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या था सबसेट, एक था ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और लेस देन 8 का। तो हमने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग हमने कंप्यूट कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रोज क्या आ रही थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और लेस देन इक्वल टू 8, जो कि अभी हाईलाइट नहीं की हुई। यानी कि ये जो है ना ये राइट वाली है। तो अभी हम लेफ्ट को देख रहे थे, उसमें हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 9 वाली रोज है और लेस देन इक्वल टू 8 वाली। तो इसमें से हमने देखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस किसकी है, यानी कि हमारे पास टोटल कितनी रोज है। हमारे पास अगर 4 राइट में गई है तो टोटल 10 थे, तो 4 राइट सब ट्री में चली गई, तो टोटल 6 रो बची है। तो 6 में से हमने देखना कितने में यस आ रहा है, कितने में नो आ रहा है। 1 2 3 में यस आ रहा है और 3 में नो आ रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हमारे पास हो जाएगा 3/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो भी हो जाएगा हमारे पास 3/6। तो वही हमने किया कि यहाँ पे फॉर्मूला जीनी इंडेक्स के फॉर्मूले में पुट किया यहाँ पे। तो वही है 1 माइनस 3/6 का प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस क्या जाए आप कर लें, और देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/6 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। आपने वैल्यू कंप्यूट करी तो आपके पास ये आ गया 0.5। ये तो आपके लेफ्ट सब ट्री से निकला। तो जो राइट सब ट्री था उसमें से जो आपके पास ये अभी मैं वैसे मतलब कि लेफ्ट सबसेट से निकला ट्री का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो ये दरअसल मतलब कि उससे भी इतनी कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर हम क्लासिफिकेशन ट्री बनाएंगे तो उसमें आपको मैं क्लियर कर देता। तो अब हमारे पास दूसरा डाटा सेट था ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का। तो उसके बेस पे हमने देखा, तो उसमें हमारे पास थी 4 रोज। चारों में हमने देखा कि यस आ रहा है, यस कितनी बार आ रहा है, नो कितनी बार, तो चारों में यस आ रहा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हो जाएगा हमारे पास 4/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हो जाएगा 0/4। तो फॉर्मूला पुट किया था हमारे पास ये वाले आगे। वेटेड हमने वेटेड क्या कहते हैं इसको, वेटेड जीनी इंडेक्स हमने कंप्यूट कर लेना। तो इस सबसेट का वेट कितना था हमारे पास था, टोटल हमारे पास थी 10 रोज। टोटल हमारे पास थी 10 रोज, 10 में से 6 रोज हमारे पास लेफ्ट सब ट्री में गई थी। तो 6/10 इसका था और इसका था हमारे पास 4/10। ठीक हो गया। तो वो वैल्यूज हमने पुट की यहाँ पे, किधर गया, हाँ ये वैल्यूज पुट की। तो हमारे पास जीनी इंडेक्स कंप्यूट होगा आ गया, वेटेड जीनी इंडेक्स ही आ गया। अब हमने इन्फॉर्मेशन गेन निकाल लेना। ठीक हो गया। इन्फॉर्मेशन गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास था 0.42 जो कि टारगेट वेरिएबल का इन्फॉर्मेशन गेन था, एंट्रोपी थी माइनस 0.3 ये वाली एंट्रोपी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.12। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा सबसेट था उसको देख लेते हैं। तीसरा सबसेट क्या था, एक हमारे पास होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 9 वाली रोज, और एक में आ जाएगी, एक सबसेट में आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन इक्वल टू 8 वाली रोज। तो उसको हम कंप्यूट कर लेते हैं, इस चीज को इग्नोर करें। तो हमने वही किया कि ओरिजिनल डाटा सेट में गए, तो यहाँ पे हम रिमूव कर लेते हैं डाटा सेट, स्प्लिट कर लेते हैं। क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 वाली एक तो ये रो है,
एक ये है और एक ये है, यानी 3 रोज हैं बाकी, यानी कि एक डाटा सेट हमारा इन 3 रोज पे मुश्तमिल होगा और बाकी जो रोज हैं वो दूसरे डाटा सेट में आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसकी बेस पे वही जो अभी हमने निकाल रहे थे जिस तरीके से जीनी इंडेक्स और वेटेड जीनी इंडेक्स वही कंप्यूट कर लेना, इन्फॉर्मेशन गेन कंप्यूट कर लेना। तो कर लेते हैं वही ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन इक्वल टू 8 के बेस पे। तो हमारे पास कितने रोज आ रही थी, हमारे पास 7 रोज आ रही थी। 7 में से देखा क्या हमारे पास कितने में यस आ रहा है, कितने में नो आ रहा है, 1 2 3 4 में यस आ रहा है, 3 में नो आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, सॉरी 6 रोज आ रही थी। हाँ, तो 4/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यस की और 2/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नो की। तो फॉर्मूला वैल्यू पुट की। इसी तरीके से अगर हम सीजी पे ग्रेटर देन इक्वल टू 9 वाले डाटा सेट की बात करें तो उसमें 3 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हमारे पास 3/4 है और नो की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। वेटेड हमने जीनी इंडेक्स निकाल लिया, जीनी इंडेक्स में वेटेड निकालने के बाद हमने इन्फॉर्मेशन गेन निकाला। तो हमारे पास क्या था 0.42 रूट माइनस 0.417। तो हमारे पास जो आंसर आया वो होगा ऑलमोस्ट 0.42 माइनस 0.417। तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आंसर आया है 0.003। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया कि अब हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन गेन आ गया। अब हमने तीनों में से जो मैक्सिमम वाला वो वाला स्प्लिट लेना है। तो ये था 0.245, ये उससे बड़ा है। जो सबसे पहले हमने निकाला था उसका जो सबसे पहले निकाला था वो था 0.245, जो सेकंड वन है वो 0.12 है, जो थर्ड वन था वो 0.03। तो तीनों में से मैक्सिमम हमारे पास ये है 0.245। तो हमारे पास जो बेस्ट स्प्लिट हुआ वो ये था कि अगर हमारे पास यानी कि जो डाटा सेट स्प्लिट सीजी पे जो था वो हमारे पास क्या था कि अगर ग्रेटर देन एक डाटा सेट हम बनाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और 8 का और लेस देन इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास बेस्ट स्प्लिट आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो ये हमने कंक्लूड कर देना और ये हमारा इसका आंसर होगा किसका, हमारे पास सीजीपीए वाले कॉलम का। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये देखेंगे 0.245। ठीक हो गया। तो यहाँ पे उसमें बेस्ट स्प्लिट क्या था कि हमारे पास मिनिमम जीनी इंडेक्स को छोड़े हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन गेन निकाला जिसको हम जीनी कहते हैं, डेल्टा जीनी कहते हैं। हमने डायरेक्ट डेल्टा जीनी निकाला। ठीक हो गया। तो डेल्टा जीनी के अंदर मैक्सिमम हम देखते हैं जिसको मैं इन्फॉर्मेशन गेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो वो सबसे ज्यादा इसको भी छोड़े। ठीक हो गया। तो सीजीपीए यानी कि ये वाला हमारे पास जो सबसेट था ना, इसके बेस पे जो स्प्लिट हुआ था, तो ये हमारे पास सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन गेन दे रहा था, यानी कि डेल्टा जीनी दे रहा था। तो ये हमारे पास मतलब कंक्लूड कर लिया, या आपने हाईलाइट करके रख लेना है, क्योंकि ये आपने इस तरीके से हर कॉलम का निकालना। अगर आप देखें आपके पास ये डाटा सेट है तो आपने तो अभी सीजीपीए का निकाला है, इसी तरीके से आपने इंटरेक्टिव का निकालना है, प्रैक्टिकल नॉलेज का निकालना है, कॉमन स्किल्स का निकालना है, और देन उसके बाद आपने क्या करना है, हर किसी के अंदर जारी बात है कि आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा अपना क्या कहते हैं, आपके पास हर किसी के अंदर सबसेट बनेंगे। तो अब हम क्या कहते हैं, अब हम इंटरेक्टिव वाले को डील कर लेते हैं। इंटरेक्टिव वाले को जब डील करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का भी बता दूंगा। सेम टू सेम प्रैक्टिकल नॉलेज का सेम टू सेम सीजीपीए के बेस की तरह ही कंप्यूट होगा। ठीक होगा। तो इंटरेक्टिव का उस तरीके से नहीं होगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्यों नहीं होगा, ये भी बता देता हूँ। तो इंटरेक्टिव वाला हम देख लेते हैं। अब हमारे पास ये डाटा सेट था, हमारे पास सीजीपीए का काम हो गया। अब हमने क्या करना है, इंटरेक्टिव की बेस पे हमने करना है काम। ठीक होगा। इंटरेक्टिव में क्या होगा कि इंटरेक्टिव में अब आपने करना है, तो हमारे पास आ गया भाईजान कि हमारे पास इंटरेक्टिव के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, यस और नो, 2 तरह की वैल्यूज हैं। ठीक हो गया। तो इसको आप छोड़े क्या यस और नो 2 तरह की वैल्यूज है। तो आपका क्या होगा कि एक इंटरेक्टिव है ना, ये इंटरेक्टिव कॉलम है, तो इसके 2 सब ट्री बनेंगे, बाइनरी होता है हमेशा। तो उसके लेफ्ट में यस वाली रोज आ जाएंगी, राइट में आपने नो वाली रोज डाल देंगे। इस तरीके से आपने डाटा सेट को स्प्लिट कर देना है। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि राइट में हमारे पास जो रोज आएंगी वो ये वाला कॉलम, ये ना ये छोड़ दे। ठीक हो गया। तो ये वाला ब्लू से मैं हाईलाइट करता हूँ रोज जो कि हमारे डाटा सेट में जाएंगी। एक ये जाएगी राइट साइड में, ये वाली रो जाएगी, ये वाली रो जाएगी, देन ये वाली जाएगी, ओ सॉरी नो वाली जानी है बस, तो ये वाली जाएगी, हाँ बस यही जाएगी।
4 रो हमारे पास राइट डाटा सेट में चली जाएगी और 6 रो हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो हमने वही किया कि उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि जेनी इंडेक्स को कंप्यूट कर लिया कि जो राइट सब ट्री बना हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना कि जेनी इंडेक्स कंप्यूट करना है। बट उससे पहले यहाँ पे क्या होगा, वेट हमारा हो जाएगा लेफ्ट सब ट्री का क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 रो आ रही है लेफ्ट सब ट्री में, तो 6/10 हो जाएगा। टोटल रो हमारे पास 10 थी, उसमें से 6 हमारे पास लेफ्ट में गई है। इस तरीके से राइट का अगर हम निकालें तो राइट का हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4/10 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करना है कि लेफ्ट सब ट्री का देख लेते हैं कि लेफ्ट सब ट्री के अंदर हमारे पास जेनी इंडेक्स क्या होगा। तो लेफ्ट सब ट्री का जेनी इंडेक्स ये हमारे पास कंप्यूट हो गया आया, राइट का हमारे पास ये आएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ यस वगैरह को देख रहे होते थे क्या कि हमारे पास लेफ्ट सब ट्री के अंदर हमारे पास कौन कौन सी थी, किधर गया, इसी में कर रहे थे। हाँ, लेफ्ट सब ट्री के अंदर हमारे पास ये वाली थी जो कि अभी मैंने अंडरलाइन नहीं की हुई। ठीक होगा। तो मैं बल्कि एक कलर चेंज कर लेते हैं, रेड येलो कर लेते हैं। एक ये गई है, 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 ये गई। इसके रिस्पेक्ट में हमने देखना है कि यानी कि हमारे पास टोटल 6 रो है, 6 में से कितनी बार टारगेट कॉलम के अंदर यस आ रहा है, कितनी बार नो आ रहा है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 बार यस आ रहा है, 1 बार नो आ रहा है। तो यानी कि 1/6 सॉरी 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास नो की, और 5/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पास यस की। जिन इंडेक्स के फॉर्म में पुट किया तो ये आ गया हमारे पास। ये जो है ना नो, ये हमारे पास राइट सब ट्री के अंदर जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग है। तो राइट सब ट्री के अंदर ये ब्लू वाली लाइन से, तो उसमें से यस कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार यस आ रहा है, 2 बार नो आ रहा है। टोटल रोज हमारे पास कितनी थी, 4 थी। तो 2/4 प्रोबेबिलिटी यस की होगी, 2/4 प्रोबेबिलिटी नो की होगी। जेनी इंडेक्स में कंप्यूट पुट किया, वेटेड जेनी इंडेक्स निकाला, तो हमारे पास वेटेड जेनी इंडेक्स ये आया, और उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन गेन निकाला तो ये आ गया। क्योंकि अब यहाँ पे क्या था कि इसके अंदर ये था कि हमारे पास 2 वैल्यूज थी, इंटरेक्टिव के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज थी, यस और नो, बस 2 वैल्यूज थी। इस वजह से हमारे पास इसके पॉसिबल सबसेट नहीं बने। सबसेट उसी टाइम बनते जब आपके पास वैल्यूज जो है ना उस कॉलम के अंदर 2 से ज्यादा हो, यूनिक वैल्यू यानी कि 2 से ज्यादा हो। अब जिस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज, जिस तरीके से हम सीजीपीए की बात कर रहे थे, सीजीपीए के अंदर हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज थी। एक थी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, एक थी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और लास्ट वन थी हमारे पास लेस देन इक्वल टू 8। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे भी 2 वैल्यूज होती, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और लेस देन 8 होती ना वैल्यूज, तो हम क्या करते हैं कि हम इसी तरीके से निकालते हैं। यानी कि हमारे पास एक लेफ्ट सब ट्री बना था जिसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 वाली वैल्यूज आ जानी थी, और राइट में हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वाली आ जानी थी। तो उसके बेस से हमने जेनी इंडेक्स कंप्यूट कर लेना था। ठीक हो गया। जब हमारे पास 2 से ज्यादा वैल्यूज आ जाए ना, कार्ट एल्गोरिथम के अंदर मैं बता रहा हूँ, तो उसके अंदर हम सबसेट बनाते हैं। वो किस तरीके से बनाते हैं, वो ये मैंने प्रोसीजर आपको इसी लेक्चर के दौरान भी समझाया। अभी एक प्रैक्टिकल नॉलेज वाले की भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको औजार क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज में अगर आप देखें तो वहां पे एक वेरी गुड, गुड और एवरेज 3 तरह की वैल्यूज यूज हो रही है। 3 वैल्यूज आ गया, आपको पता लग गया कि मतलब कि अब इसके सबसेट बनेंगे, क्योंकि कार्ट एल्गोरिथम में ये याद रखना है, सबसेट ये डिफरेंशिएट करता है ID3 एल्गोरिथम, यही चीज इसको डिफरेंशिएट कर रही होती है। तो यहाँ पे सबसेट बनेंगे, एक बनेगा हमारे पास वेरी गुड और गुड की बेस पे, यानी कि एक सबसेट के अंदर हम वेरी गुड और गुड वाली वैल्यूज डाल देंगे, और एवरेज वाली का हो जाएगा, एक हमारे पास हो जाएगा गुड और एवरेज का, अगर हम कॉम्बिनेशन अलग कर दें और पीछे वेरी गुड को साइड पे कर दें, और एक हम कह देते हैं कि वेरी गुड और एवरेज का कॉम्बिनेशन अलग कर दें और गुड वाले कॉम्बिनेशन, गुड वाली वैल्यूज अलग कर दें। ठीक हो गया। तो इस चीज का भी करके भी दिखाते हैं। देखें, वेरी गुड था, गुड था, एवरेज था, तो हमारे पास पॉसिबल क्या हो सकता है कि इसके अगर मैं बनाऊं तो 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 सबसेट बनेंगे। एक होगा एम्प्टी, एक होगा वेरी गुड, एक होगा गुड, और एक होगा एवरेज, और लास्ट वन होगा तीनों वाली। तो उसके दरमियान में हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, वेरी गुड और गुड का एक बना सकते हैं सबसेट, एक बनेगा वेरी गुड और एवरेज का, और एक बनेगा गुड और एवरेज का। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है। तो अगर हम इसकी बेस पर डिवीजन वगैरह करें तो हमारे पास 3 सबसेट बन रहे हैं, यानी कि तीनों का हमने जिस तरीके से हमने एज का नहीं कंप्यूट किया, तीनों का हमने जीनी इंडेक्स वगैरह कंप्यूट किया, और उसके बेस से हमने इंफॉर्मेशन गेन निकाल के फिर हाईएस्ट वाला हमारे पास फाइनल उसका आंसर कंक्लूड हो गया। तो उसी तरीके से अब हमने इसकी भी वर्किंग की है। एक मैं करके दिखा देता हूँ कि एक हमारे पास सबसेट होगा वेरी गुड और गुड का, तो देन हमारे पास जितनी रोज बची, यानी कि लेफ्ट साइड में मैं डाल देता हूँ वेरी गुड और गुड वाली रोज, और एवरेज वाले बचा तो एवरेज वाले राइट आ जाएगा। तो ये यानी कि ये कॉलम तो छोड़ दूं, ये वाला। तो एवरेज की बेस पे मेरे पास ये रो आएगी, ये आएगी, ये आएगी। हाँ, ये 3 रो है मेरे राइट
सबसेट में चली जाएगी, बाकी रो मेरी लेफ्ट सबसेट में चली जाएंगी। तो अब वही करना है कि इसकी बेस में मैंने क्या करना है कि जीनी इंडेक्स दोनों डाटा सेट दोनों सबसेट का मैंने कंप्यूट करना है, और देन मैंने वेटेड जीनी इंडेक्स निकालना है, और देन उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन गिनने का वही थ्रेड की वैल्यूज के, यानी कि टोटल अगर मेरे पास मैं देखूंगा राइट सब साइड के अंदर 3 वैल्यूज है, 3 में से कितनी बार यस आ रहा, कितनी बार नो आ रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो आया 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस 1/3। तो वही चीज यहाँ पे की है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कहाँ भी गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो है 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यस है 1/3। तो जीनी इंडेक्स के फॉर्म में पुट किया और आंसर आ गया। इसी तरीके से हमने इस वाले सबसेट के अकॉर्डिंग, यानी कि लेफ्ट वाले की बात हो रही है, लेफ्ट के अंदर जो हमने पुट किया था वो था वहाँ पर वेरी गुड और गुड वाली रोज, ठीक हो गया। तो ये आ गया। उसके बाद वेटेड हमने निकाल दिया, वेटेड के बाद हमें इन्फॉर्मेशन गेन निकाल लेंगे, ठीक हो गया। इन्फॉर्मेशन गेन यहाँ पे कंप्यूट नहीं किया तो आपने कंप्यूट कर लेना। देन इसी तरीके से अगर दूसरा सबसेट देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि वेरी गुड और एवरेज वाली रोज एक साइड पे कर देते हैं और गुड वाली रो एक साइड पे कर देते हैं, उसके बेस पे हमने कंप्यूट कर लिया। इसी तरीके से गुड और एवरेज वाली एक साइड पे कर लेंगे और वेरी गुड हम एक साइड पे कर देंगे, तो उसकी बेस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन कंप्यूट हो गया। तो इन तीनों की बेस पे जो हमारे पास जिसका इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा वो आ जाएगा, तो वो हमने कंप्यूट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कंप्यूट नहीं किया हुआ। ये है जीनी इंडेक्स। जीनी इंडेक्स क्या होता है, इंट्रोपी होता है। तो यहाँ पे भी एक बात यहाँ पे बताता चलूं कि आप लोग यहाँ पे टाइम बचा सकते हैं कि इंफॉर्मेशन गेन आपने कंप्यूट नहीं करना है। सारी बातें समटाइम्स होता है कि टाइम कम है, क्वेश्चन लेंथी है, आपको सामने लेंथी क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं कि बजाय वेरिएंस की बेस पे, यानी कि वेरिएंस कह रहा हूँ जीनी इंडेक्स की बेस पे हम कर सकते हैं, यानी कि जिसका जीनी इंडेक्स कम होगा, ये जीनी इंडेक्स बेसिकली आपका इंट्रोपी है। तो इंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि इंट्रोपी अगर कम होगी इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा, इंट्रोपी अगर ज्यादा होगी इंफॉर्मेशन गेन कम होगा। तो हमारा क्या क्या अगर मैं देखूं कि जीनी इंडेक्स जो है वो हमारा इंट्रोपी होता है, तो इंट्रोपी जिस इंट्रोपी की वैल्यू कम होगी वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन प्रोवाइड करेगा। तो वो हमारे पास ये वैल्यू है, तो इसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होगा। तो ये एक हिंट होता है यहाँ पे, याद रखने का। इसी तरीके से आपने कम्युनिकेशन स्किल्स का निकाल लेना है। तो उसके बाद जो आपके पास फाइनल टेबल आएगा ना, मैं आपको उसमें बता देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि फाइनल टेबल, यानी कि हर फीचर में से जो बेस्ट इंफॉर्मेशन गेन आ रहा था ना वो हमने लिख लिया हर फीचर का यहाँ पे, ठीक हो गया। बेस्ट इंफॉर्मेशन गेन लिख लिया। अब आपने क्या करना कि इसमें से देखना कि डेल्टा जीनी को हम इंफॉर्मेशन गेन कहते हैं, तो जिस फीचर का सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन होगा उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी, एक या तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं या तो आप ये सिलेक्ट कर लें। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे CGPA को सिलेक्ट कर लिया, CGPA को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। जब मैंने CGPA को सिलेक्ट कर लिया तो ये वाला मेरा फीचर सिलेक्ट हो गया। बट अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसमें देखना कि इसके अंदर बेस्ट स्प्लिट क्या था, बेस्ट स्प्लिट क्या था उसको आपने देखना है। तो यहां पे आप गए, बेस्ट स्प्लिट आपने देखा CGPA के अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर ये था। बेस्ट स्प्लिट आपका था CGPA क्या था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और एक था लेस देन 8 वाला। तो ठीक हो गया। इसकी बेस पे आपने इसके दो चाइल्ड बनाए, यानी कि आपका डिसीजन ट्री अब स्टार्ट हुआ, क्लासिफिकेशन ट्री अब स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर रूट नोट क्या आएगी, CGPA आया, ठीक हो गया। उसमें से लेफ्ट पे आपने क्या कर दिया कि वो वाली रोज कर दी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वाली, और राइट साइड पे आपने क्या कर दी लेस देन 8 वाली, ठीक हो गया। तो ये आपका डिसीजन ट्री अब यहाँ तक बन गया। तो आपके पास यहाँ पे डाटा सेट क्या होगा, जिसके अंदर ये वाला डाटा सेट आपका, ये जो डाटा सेट है ना, इसमें से ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वाली रोज आपने यहाँ पे लिख देनी है, और लेस देन 8 वाली यहाँ पे आ जाएंगी। अगर हम लेस देन 8 वाली देखें तो लेस देन 8 वाली CGPA के बेस पे तो मेरे पास दो वैल्यूज थी। लेस देन 8 वाली मेरे पास एक तो ये वैल्यू थी और एक ये आएगी। तो आपने देखा कि इसमें इन रोज के रिस्पेक्टिव मेरा टारगेट कॉलम के अंदर क्या वैल्यू है, दोनों के अंदर 9 आ रहा था, यानी कि यहां से मैं डायरेक्ट 9 पे चला जाऊंगा, यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 9, ठीक होगा। मैं रूट कह रहा हूँ लीफ नोट पे पहुंच गया, यानी कि मेरा राइट सब ट्री तो हो गया पूरा। लेकिन लेफ्ट सब ट्री के अगर मैं वैल्यूज को देखूं तो मेरे पास है यहाँ पे यस भी आ रहे हैं और नो भी आ रहे हैं, यानी कि यस नो का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब मुझे कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या करना चाहिए, कौन सा मतलब कि यस आना चाहिए नो। तो जाहिर बात है कि अब मेरा डाटा सेट किस में स्प्लिट हो गया, इन वाली रोज पे। तो इस रो क्योंकि राइट सब ट्री तो मेरा एक्सप्लोर हो गया, उधर से मेरा आंसर आ गया नो। जो लेफ्ट रह गया उसको अब आपने एक्सप्लोर करना है। किस तरीके से करना है, इसी तरीके से सेम प्रोसीजर का फॉलो करना। आपने क्या किया कि ये जो था ये देख सकते हैं कि आपके पास जो राइट सब ट्री था वहां से आपके पास 9 वैल्यू आ गई थी,
तो आपने क्या किया कि यहाँ पे नो आ गया, आपका लीफ नोड आ गई, बट आपका जो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 के बेस पे जो आपका डाटा सेट बना था वो आपका ये है। यहाँ पे यस और नो यानी कि टारगेट वेरिएबल के अंदर यस और नो दोनों के कॉम्बिनेशन है। अब आपने क्या करना है कि दोबारा वही प्रोसीजर जो अभी मैंने रिपीट किया था, जो मैं कर रहा था बार बार, उसी तरीके से करना। आपने क्या किया कि जिनी इंडेक्स निकाला टारगेट कॉलम का, उसके बेस पे आपने क्या किया कि आपने क्या किया इंटरेक्टिव कॉलम का निकाला, प्रैक्टिकल नॉलेज का इंफॉर्मेशन क्या निकाला, कॉमन स्किल्स का निकाला। अब आपने यहाँ पे सीजीपीए का नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि आपका इसके अंदर हमारा नोट सिलेक्ट हो गया, तो हम क्लासिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर कार्ड के अंदर क्लासिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर हम इस वाले जो सिलेक्ट हो जाता है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, बट रिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर नहीं करते। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि यह वाला अपना लेक्चर लाजमी देखा, और ये वाला रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम अगर आप लेक्चर देखेंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें अपने हैंड रिटन नोट्स यूज किए। क्योंकि ये स्लाइड्स बनी हुई थी तो स्लाइड्स के अंदर थोड़ा सा समझाना थोड़ा सा हो जाता है कि मुश्किल, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स के अंदर बंदा एग्जैक्टली ही उसी तरीके से करके दिखा देता। बल्कि मैं आपको एक ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये देखें, ये हैंड रिटन नोट्स है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों का जिस तरीके से अभी मैं बता नहीं रहा था कि लेफ्ट सबसेट बन जाएगा, राइट सबसेट बन जाएगा, उसका वेट क्या है, उसका मतलब कि राइट का वेट क्या है, उसका क्या, और इस तरीके से। तो ये सारा यहाँ पे हैंड रिटन नोट में मैंने किया हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये लेक्चर आप लोग देख लेंगे, आप लोगों को कंसेप्ट आ गया होगा, और उम्मीद है कि मुझे कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ये अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूँ। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरे मिनट्स भी आने वाले हैं, तो इस वजह से मैंने स्लाइड से ही समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना था कि ये सीजीपीए वाला कॉलम आपने ड्रॉप कर दिया, बाकी आपने कंप्यूट कर लेना है उसी तरीके से। जिनी इंडेक्स कंप्यूट कर लेना आपने हर किसी का। तो ये देखें सारा यहाँ पे है ना, इसने कंप्यूट किया हुआ है। कंप्यूट करने के बाद आपने वही इंफॉर्मेशन गेन्स वगैरह निकाल ले, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएंगे वो आएगा ये वाला टेबल आ जाएगा, ठीक होगा। तो अब आपने देखना कि किसका डेल्टा जीनी यानी कि इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा है, तो वो था ये वाला। तो यानी कि कम्युनिकेशन स्किल फीचर हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल फीचर सिलेक्ट हुआ था, हम उसके डाटा सेट में गए। डाटा सेट कौन सा यूज होगा? ये वाला डाटा सेट जो स्प्लिट हो गया था, ना कि अब आप ओरिजिनल जो ओरिजिनली क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था ना वो वाला नहीं यूज करना, क्योंकि उधर से राइट साइड पे उधर से आगे हमने अब स्प्लिट कर दिया था डिसीजन ट्री के बेस पे, लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में। तो राइट से हमारे पास आंसर आ गया, तो लेफ्ट से अभी हम कंप्यूट कर रहे हैं। तो लेफ्ट से अगर देखा तो हमारे पास फीचर वाला कम्युनिकेशन स्किल सिलेक्ट हुआ। कम्युनिकेशन स्किल हुआ तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर हमने देखना कि इसके अंदर गुड, मॉडरेट, पुअर है ना। तो अब हमारे पास इसमें देखना कि हमारे पास बेस्ट स्प्लिट क्या था कम्युनिकेशन स्किल के अंदर। कम्युनिकेशन स्किल में बेस्ट स्प्लिट जो था ना वो था हमारे पास ये वाला, गुड, मॉडरेट और पुअर वाला। यानी कि एक साइड पे हम गुड और मॉडरेट वाली रोज कर देंगे और एक साइड पे हम पुअर वाली रोज कर देंगे। तो वही यहाँ पे किया कि कम्युनिकेशन से लेफ्ट वाला राइट सब ट्री तो हमारा एक्सप्लोर हो गया था। लेफ्ट में क्या था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वाली रोज थी। उसमें से हमारे पास कौन सा फीचर सिलेक्ट हुआ? कम्युनिकेशन स्किल का फीचर सिलेक्ट हुआ। अब हमने उसमें जाके देखा कि वजह हमारे पास बेस्ट स्प्लिट क्या था। बेस्ट स्प्लिट हमारा हुआ था गुड और मॉडरेट वाला और पुअर वाला। यानी कि एक साइड पे गुड और मॉडरेट वाली रोज कर देंगे, एक साइड पे हम पुअर वाली रोज कर देंगे। तो गुड मॉडरेट वाली हमने लेफ्ट साइड पे डाल दी और पुअर वाली रोज हमने राइट साइड पे डाल दी। तो अगर हम देखेंगे पुअर वाली रो कम्युनिकेशन, यह आप छोड़े, कम्युनिकेशन स्किल की बेस पे पुअर वाली रो एक ही है, बस एक ही रो है। तो एक ही रो है तो उसका आपने देखा कि जो टारगेट कॉलम है उसके अंदर वैल्यू क्या है? 9 है। तो वहां से तो आपका आंसर आ गया 9, जो कि हमारे पास लीफ नोड है, ठीक होगा। तो अगर हम गुड और मॉडरेट वाली रो देखें तो उसके अंदर देखें तो सबके अंदर यस आ रहा था, यानी कि यहाँ से भी आ गया आंसर यस। अगर फर्स्ट करें कि यहाँ पे भी यस की जगह कुछ नो आ जाते, कुछ रोज के अंदर नो होता, जिस तरह यहाँ पे नो होता, तो आपने क्या करना था कि यहाँ से भी आपने डाटा सेट को जो था आपका ये वाला डाटा सेट जो आया था इसकी बेस पे आपने दोबारा वर्किंग स्टार्ट कर देनी थी। उसमें क्या होना था कि आपने कम्युनिकेशन स्किल वाला कॉलम ड्रॉप कर देना था, सीजीपीए वाला ड्रॉप कर देना था, इंटरेक्टिव और प्रैक्टिकल नॉलेज और ये वाला लेके इसकी बेस पे आपने कंपटीशन करनी थी। उसी तरीके से पॉसिबल सबसेट के सारी इंफॉर्मेशन गेन निकालना था, यानी कि डेल्टा जीनी निकालना था, और देन उसके बाद आपने इसी तरीके से मतलब इसी प्रोसीजर को रिपीट करते रहना था।
ठीक हो गया। तो इसके अंदर एक प्रूनिंग का भी कंसेप्ट आता है। प्रूनिंग का कंसेप्ट ये होता है कि समटाइम्स आपको कह देता है कि अगर आप जब जो रोज है ना आपके डाटा सेट के अंदर वो 3 से कम हो जाए तो आपने उसको प्रून कर देना, लेकिन वो चीज़ यूज होती है रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर अमूमन यूज नहीं होती। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी जो कि रिग्रेशन प्रॉब्लम है कार्ड की, और वो वाला लेक्चर लाजमी देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि उसके अंदर हैंड रिटन नोट्स भी यूज हुए हैं, तो वो इससे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन हुआ है। क्योंकि मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले रिग्रेशन वाला मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, और उसके बाद मैं ये क्लासिफिकेशन वाला कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है कि उस तरीके से उस जिस लेवल पे मैंने उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया अपने हैंड रिटन नोट्स को यूज़ करते हुए, वो उस लेवल का इस लेक्चर के अंदर शायद ना एक्सप्लेन हो सके, थोड़ा सा कम लेवल का एक्सप्लेन हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वाला लेक्चर भी लाजमी देख लीजिएगा, तो आप लोगों को फुल क्लियर हो जाएगा। तो ये था कि मैं इसके हैंड रिटन नोट्स में इसलिए नहीं बना सका अपने, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो उस चीज़ के लिए माजरत। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।